जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट ऑफ स्नो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जिससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। नेम है उसका मेटल एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 क्लास 10th साइंस का चैप्टर है बच्चों। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको बच्चों हिंदी में हम बोलते हैं धातु और अधातु। इस चैप्टर को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको इसका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे रिएक्शन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हर एक चीज़। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। और जो इस चैप्टर में बच्चों अपन धमाल मचा देंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इतना तो पता ही होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, कौन कौन मेटल्स हैं और कौन कौन नॉन मेटल्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। मेटल्स में आते हैं जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, यानी कि अपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब आयरन, ये सब हमारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में देखा बच्चों तो जो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब बच्चों क्या है, हमारे नॉन मेटल है। चलिए सबसे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें। इससे स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन इनमें एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। किससे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स? एक्सेप्शन से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ईजी ही हैं, बट आपको एक्सेप्शन याद रखने होंगे, उनसे ही यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आपको तो कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता ही होंगी कि ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं, साथ ही साथ वो हार्ड भी होते हैं। फिर बहुत सारे मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा मंदिर में घंटी लगी होती है तो मेटल की बनी होती है। हम उसको जैसे ही उसको बजाते हैं कितने भयंकर से आवाज़ आती है, तो वो भी एक है। आपने ये भी देखा ही होगा कि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग कर रही होती है, तो उनमें एक लस्चरस की प्रॉपर्टी भी होती है, वो शाइन कर रहे होते हैं मेटल्स। और भी बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मेटल जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट कुछ मेटल, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मरकरी। चलिए बच्चों एक एक करके इनकी लिख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों लस्चर। लस्चर लस्चर का मतलब होता है चमकना। तो बच्चों मेटल जो होते हैं वो चमकते हैं। हैव शाइनिंग सरफेस। हैव शाइनिंग सरफेस। इन मेटल्स की बच्चों क्या होती है? शाइनिंग सरफेस होती है ना, इसलिए ये शाइन करते हैं। तो ये तो वही हमारी पहली प्रॉपर्टी लस्चर। सेकंड प्रॉपर्टी को बच्चों स्टडी करते हैं, जो है बच्चों हमारी स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं सोनोरस। सोनोरस यानी प्रोड्यूसेस साउंड। प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन strike with हार्ड सरफेस। जब वो हार्ड सरफेस से टकराते हैं मेटल जाके, तो फिर वो आवाज़ करते हैं। तो हार्ड सरफेस से जब भी वो टकराएंगे तो वो साउंड को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब वो हार्ड सरफेस से टकराते हैं। तो एक तो आपने सोनोरस प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया, और एक बताया लस्चर को। आप इन दोनों को नोट कीजिए, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं मेटल्स की। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। चलिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इनको रब कर देते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है मेटल की, 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा अपने घर के जो वायर्स होते हैं, हाउस होल्ड जो वायर्स होते हैं, वो बच्चों किसके बने होते हैं? हाउस होल्ड वायर्स। जो वायर्स होते हैं उनको आपने कभी छीला होगा तो अंदर कुछ उसमें तार निकलता है ना, वो तार किसका होता है? जो मेटल का ही होता है।
अब वो मेटल से वो तार बना कैसे, तो वो एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को कि वो प्रॉपर्टी क्या है। उस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों कि मेटल का उस वायर में कन्वर्ट हो जाना। एक मेटल है, उसका वो वायर में कन्वर्जन कर रहा है, उस वायर में कन्वर्जन किस प्रॉपर्टी की वजह से होगा, वो है बच्चों डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, डक्टिलिटी। इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल एबिलिटी टू ड्रॉन into wires इस कॉल्ड डक्टिलिटी, इसे डक्टिलिटी कहते हैं। और एक बच्चों है भी कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें और अगर हम उसको हम खींचें तो जो 2 किलोमीटर्स तक का हम वायर बना सकते हैं। कितने किलोमीटर तक का, 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। हमारे जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, इनसे हम कितने भी लंबे लंबे वायर्स बना सकते हैं और कॉपर से भी बन जाते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। फिर हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मलिएबिलिटी पे। डक्टिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई कि डक्टिलिटी है कि किस में कन्वर्ट हो जाना, मेटल का कन्वर्ट हो जाना वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाना, वायर में। कॉपर भी लिख लीजिए आप स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो इससे आपको याद रहेगा कि डक्टिलिटी क्या है ना, कॉपर से याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के वायर्स में यूज़ हो रहा होता है, तो इससे आप याद रखिएगा डक्टिलिटी को। हाँ, तो आपको डक्टिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों हमारी न्यू प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है मलिएबिलिटी। इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी में क्या होता है, अभी डक्टिलिटी में क्या हो रहा है कि मेटल को खींच रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वायर्स में। मेटल्स को खींच दिया डक्टिलिटी में तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायर में। अब क्या करेंगे, अब मेटल को पीट देंगे। अभी क्या किया था, मेटल को खींचा था तो हमारा वायर बन गया था, और अब मेटल को मलिएबिलिटी में ज़रा सा पीट देंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, शीट में। तो एबिलिटी ऑफ मेटल ऐसा मत लिखिए, इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से ना लिख के, मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल को पीटा जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीटन का मतलब पीटना होता है। तो जब हम मेटल को हथौड़ी से मारेंगे या किसी भी चीज़ से पीटेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखे होंगे ना, घर में लोहे की चद्दर आती हैं, जो हमारे टीन सेट लग रहा होता है, वो कैसे बनता है। और हमारे घर में बहुत सारी जगह आयरन की शीट्स लगी होती हैं, कहीं पे अपने एल्यूमिनियम की शीट्स लग रही होती हैं, कहीं कहीं अलॉय की शीट लग रही होती है। तो वो कैसे बनते हैं, शीट्स का मलिएबिलिटी प्रॉपर्टी से मेटल को बीट किया जाता है तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके भी एग्जांपल स्टूडेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर अच्छे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए स्टूडेंट। इसमें क्या कर रहे हैं, मेटल को पीट रहे हैं, बीट कर रहे हैं, जिससे कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, शीट्स में। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की शीट आती है, जो स्वीट हम लाते हैं घर में, उन पर लगी होती है ना। तो बहुत सारे जो हैं यूज़ हैं इनके, शीट्स में कन्वर्जन के। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा क्या, अभी पढ़ाते हैं कि मेटल जो होते हैं वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर एक मेटल है, घर के वायर में कॉपर का ही यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अपन इसको भी नोट कर लेते हैं। अपनी 5th प्रॉपर्टी हो जाएगी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी
प्लस गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। और स्टूडेंट्स अगर आपको पता है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड अगर एक और चीज़ डिस्कस करें तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाई MP लिख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट को, एंड बॉइलिंग पॉइंट को लिख रहे हैं BP। आप इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन इनमें आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको एक्सेप्शंस भी बताएंगे, कुछ आपको और भी चीज़ों के बारे में इससे रिलेटेड बताते हैं। फिर इतना नोट करिए आप लोग। स्टूडेंट्स आपने इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लिया होगा, इनको कर देते हैं रब और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने तीनों नोट कर ली होंगी कि गुड कंडक्टर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, अच्छे से कंडक्ट करते हैं हीट को, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब बच्चों पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे भाप बनती है, तो जो मतलब इवेपोरेशन होती है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ईजिली इवेपोरेट नहीं होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ईजिली नहीं पिघलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इनको रब कर देते हैं और थोड़ा सा ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाला जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाले में बच्चों क्या है और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या है, आपको जरा वो बता देते हैं। सिल्वर, कॉपर, मरकरी, लीड। गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है स्टूडेंट्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें क्या है स्टूडेंट्स आपको बताते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हैं जो हमारे गुड कंडक्टर हैं हीट के, एक तो है सिल्वर एंड एक है बच्चों कॉपर। जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना जो स्टूडेंट्स, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो अच्छे कंडक्टर नहीं हैं हीट के मेटल्स में, वो स्टूडेंट्स हमारे दो हैं। एक है एग्जाम्पल अगर आपको बता दें, एक जो है इनके एग्जाम्पल है, एक है लेड एंड अनदर है मरकरी। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल दे देते हैं कि किस मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, किन मेटल्स के। आप इनको नोट कर लीजिए। पहले तो आपने इनको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इनको रब करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स सभी मेटल्स में नहीं होता है, ऐसा सारे ही मेटल्स में नहीं होता। दो मेटल्स ऐसे भी होते हैं, गैलियम एंड सीजियम, जिनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और इतने लो होते हैं कि अगर हम इन्हें अपनी पाम पे प्लेस कर लें, है ना, तो ये वहीं पे एवेपोरेट, गैलियम एंड सीजियम विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बच्चे इनके लो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर अपन आगे चलते हैं। इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अगर हमने इनको गैलियम एंड सीजियम को हमारी पाम पर रख लिया तो ये वहाँ पर भी एवेपोरेट हो जाते हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। आप नोट कीजिए स्टूडेंट, ये एक्सेप्शन हो गए आपके, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन किसके एक्सेप्शन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अभी तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शन से डील करना है स्टूडेंट्स, अभी तो आप एक्सेप्शन नोट करना शुरू हुए हैं, इनको नोट कीजिए, फिर और एक्सेप्शन बताते हैं आपको। चलिए आपने इनको नोट कर लिया। अच्छा, मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड, जनरली नहीं मतलब मोस्टली सॉलिड ही होते हैं। अपन किसको डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को ही डिस्कस कर रहे थे ना। तो मेटल्स हमने क्या बताया आपको कि मोस्टली सॉलिड, मोस्टली ये सॉलिड ही होते हैं। बट स्टूडेंट्स इसका भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो होता है स्टूडेंट, एक्सेप्शन है मरकरी
मरकरी इज लिक्विड, ये लिक्विड होता है स्टूडेंट्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इसको आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन जो है आपके चूज अप फिलअप में आ सकते हैं। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, उनको डिस्कस करते हैं। उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब अपोजिट है। आप जो मलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी थी बताई थी, उनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनके डेफिनेशन एग्जाम बोर्ड्स में आ सकते हैं। मलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और एक्सेप्शन तो आने ही है। अब बच्चों नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे करके स्टडी करते हैं। देखिए अच्छा, जो हमने देखा कि मेटल्स तो सॉलिड थे। मेटल्स क्या थे स्टूडेंट्स? सॉलिड थे। मेटल्स हमने सॉलिड पढ़े, लेकिन ये जो होते हैं ना बच्चों, मोस्टली सॉलिड और गैसियस फॉर्म हो, गैसेस फॉर्म होते हैं। गैसेस मोस्टली सॉलिड एंड गैसेस ही होते हैं स्टूडेंट्स। ये कैसे होते हैं? सॉलिड एंड गैसेस। इनमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ब्रोमीन। एक्सेप्शन है इनमें स्टूडेंट्स ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है स्टूडेंट जो कि लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। अब अच्छा, हमने पढ़ा था कि मेटल्स वो होते हैं कैसे, लस्चरस होते हैं। नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं, वो शायद नहीं करते हैं नॉन मेटल। लेकिन एक एग्जांपल है आयोडीन का, जो कि लस्चर शो करता है। आयोडीन शोज लस्चर, तो ये भी एक नॉन मेटल का वो है। आप इन दोनों एक्सेप्शन को नोट करिए, फिर आपको और आगे चीज़ें बताते हैं। लस्चर में हो गया आयोडीन, एंड बच्चों जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड सॉलिड गैसेस, लिक्विड हो गया ब्रोमीन। तो दो एक्सेप्शन अपन ने स्टडी करे। अब तीसरे एक्सेप्शन पे चलते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फिर कुछ और मेटल्स के हैं। तो ग्रेफाइट, डायमंड के और एक्सेप्शन अपन देख लेते हैं। नॉन मेटल्स में दो और हैं, बस आपको इनमें एक्सेप्शन ही पढ़ने हैं, ज़्यादा इनमें कुछ खास नहीं पढ़ना। एक जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड गैसेस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हमने उसको भी देख लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक है कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। अच्छा, जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन हमारा जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक एक्सेप्शन ही है। इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज एक्सेप्शन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसका यूज़ करके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगले एक्सेप्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला एक्सेप्शन जो है वो है स्टूडेंट्स हमारा, ज़रा बोर्ड को और अच्छा रख लें। एक और एक्सेप्शन है डायमंड का। क्या होता है कि नॉन मेटल कार्बन देखा होगा आपने, कोयला, तो कैसा होता है? हार्ड नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो इतनी ज़्यादा हार्ड होता है, एक जो कि डायमंड है। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड जो कि फिर से एक एलोट्रॉप है कार्बन का ही। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको बताएंगे एलोट्रॉप क्या होता है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और बच्चों जो वो होते हैं नॉन मेटल, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, किसके केस में? हमारा नॉन मेटल्स के केस में एक्सेप्शन, क्योंकि इनके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स के, वो होते हैं लो MPBP,
और नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये हार्ड भी नहीं होती लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्ड हो गए। तो डायमंड भी एक एक्सेप्शन है, आप इसको नोट कीजिए। फिर आपको लास्ट एग्जांपल की एक्सेप्शन की ओर ले चलते हैं। अच्छा, ये थोड़े से मेटल्स के एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट एक्सेप्शन। फिर इनके बाद अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर चलेंगे। लास्ट एक्सेप्शन मेटल्स के लिए, हमने देखा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, हमने पढ़ा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पढ़ा ना स्टूडेंट्स हमने, मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं, दो ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि एल्कली मेटल्स, एल्कली में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके लो ही तो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो होते हैं बच्चों वेरी सॉफ्ट होते हैं, कट विथ नाइफ इजीली, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से ही कट हो जाते हैं। एक्सेप्शन इस एक्सेप्शन को भी नोट कर लीजिए। जितने भी एक्सेप्शन लगाएं इनसे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का से देखने को मिलेगा। आप इन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद रखिएगा, इनसे पक्का आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या कैसे भी देखने को मिलेगा। चलिए अच्छा, अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसको रब कर देते हैं, यूट्यूब पे पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा इसको। और अब बच्चों अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, उनमें हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है कि मेटल्स, हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाउ मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, हाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, हाउ वन मेटल रिएक्ट विथ अनदर मेटल, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इनको धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली है केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से। ये बता रहे हैं बच्चों कि मेटल की रिएक्शन किस तरीके से है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हम कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करा दें। जैसे हम लेते हैं कॉपर का एग्जांपल, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करें। अच्छा, ऑक्सीजन भी अब ऐड होता है, यानी कि मेटल बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, जल रहा है मेटल। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनकर रेडी हो गई। एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे देते हैं आपको, Al, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स, Al2O3, Al2O3। एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको बैलेंस कर देते हैं, अच्छे से बैलेंस करके लिख देते हैं, इसको फुल ले लीजिए। अब ये स्टूडेंट्स बैलेंस है, आप इन दोनों को लिख लीजिए। आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या होता है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न होंगे तो क्या बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड दे रहा है। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट आप। फिर इसमें आगे चलते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव व्हाट, मेटल ऑक्साइड। हमने जो आपको एक और एग्जांपल बता दें, हमने आपको एक और एग्जांपल दिया था फर्स्ट चैप्टर में ही, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग बताई थी ना स्टूडेंट्स। तो वो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही थी तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था उसको साफ क्लीन क्यों किया जाता है सैंड पेपर की मदद से, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि उसे फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर रही होती है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं।
चलिए इसको रब कर दें स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं और आपको और आगे चैप्टर में इसी टॉपिक में मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं। अभी हमारा क्या बना स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड बनी। अब इसी की मेटल ऑक्साइड से आपको कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन कराते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होती हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स होती हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होती हैं। लेकिन दो ऐसी मेटल ऑक्साइड हैं, दो ऐसी मेटल ऑक्साइड हैं जिनका मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, Al2O3 एंड स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड। ये दो ऐसी ऑक्साइड है स्टूडेंट्स जो कि शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। यानी कि इन ऑक्साइड्स का दोनों नेचर शो करने से ये मतलब है कि ये ऑक्साइड बेसिक के साथ बेसिक्स के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगी एंड ये एसिड, ये जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट हो जाएंगी और बेसिक के साथ भी। जब ये मेटल ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये तब भी सॉल्ट बनाएंगी, तब ये बेसिक की तरह एक्ट करेंगी, बेस की तरह एक्ट करेंगी। और जब बच्चों ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही होगी, किसके साथ, बेस के साथ, तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रही होगी और फिर भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। आपको इसको बता देते हैं स्टूडेंट्स, एक उसकी इन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। ऑक्साइड्स दैट शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर एंड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके आपको फिर रिएक्शंस लिखवाते हैं, आपको उनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए आप पहले, आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब और फिर आपको आगे इसमें थोड़ा और बताते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो दोनों नेचर शो कर रही होती हैं, उनको हम बोल रहे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस करे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक की ऑक्साइड। अब मैं आपको उनके एग्जाम्पल देता हूँ कैसे ये रिएक्ट करती हैं, उनके रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स। हाँ, Al2O3 का रिएक्शन देखते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमने बताया था स्टूडेंट क्या होगा, जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगी, ये बेस की तरह एक्ट होगा, बेस की तरह एक्ट होगी, ये तो एसिड है ही। तो जब एसिड प्लस बेस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा 2AlCl3, ये एक सॉल्ट हो जाएगा। और अब बचा क्या, अब बचा यहाँ पे ये हो गया एल्यूमिनियम गया, अब बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बन जाएगा वाटर 3H2O। ये बच्चों ये रिएक्शन होगी, इसमें ये बेस की तरह एक्ट हुई। अगला रिएक्शन बताते हैं जिसमें आपको एसिड की तरह एक्ट होगी, इसमें ये बेस की तरह एक्ट हुई। अगला रिएक्शन लिखवाते हैं जिसमें ये बेस की तरह एक्ट होगी, सॉरी अभी तो ये बेस की तरह एक्ट हुई, अब एसिड की तरह एक्ट होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ये लिखना ही पड़ेंगे जब आप एम्फोटेरिक को डिफाइन कर रहे होंगे, आपको ये रिएक्शंस पेपर में लिखनी पड़ेंगी दोनों। एक और रिएक्शन आपको जल्दी से बता देते हैं, वो रिएक्शन है, अब ये एसिड की तरह एक्ट होगी, Al2O3 जो है वो एसिड की तरह एक्ट करेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये बेस है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एसिड की तरह। और पिछले एग्जाम्पल में किसकी तरह एक्ट करी थी, बेस की तरह। अब देखना स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे बनेगा AlNaO2, यही बनेगा, एक बार 2NaAlO2, थोड़ा उल्टा लिखा, ये बनेगा 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ये हो गया सॉल्ट।
अब साथ में बचा क्या, OH बचे, OH2 बचे, OH2 ही बचे ना, तो 2H2O वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे। आप इसको भी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बहुत काम की है, ये आपको लिखनी ही पड़ेंगी जब भी आप एम्फोटेरिक को डिफाइन करेंगे कि ये दोनों ही तरीके से एक्ट करती है, एसिडिक भी एंड बेसिक भी, आपको लिखना ही पड़ेगा। एम्फोटेरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड्स में। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलें, इसको रब कर दें। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो डिसॉल्व कर जाती हैं वाटर में। सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज, लेकिन सारी मेटल ऑक्साइड नहीं होती, कुछ ही मेटल ऑक्साइड होती हैं जो डिसॉल्व करती हैं वाटर में, जैसे Ne2O प्लस वाटर गिव्स NaOH, K2O reacts with water to gives KOH। ये दोनों क्या बने, ये दोनों ही एल्कली बने। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में और एल्कली फॉर्म कर लेती हैं। क्या फॉर्म करती हैं स्टूडेंट्स, एल्कली। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको आप, फिर आपको और आगे चलते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में। और अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन किसका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन। ये तो लिखना ही भूल गए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा, मेटल का रिएक्शन, अच्छा अभी यही प्रॉपर्टी चल रही थी इसमें जो है, अब हम आपको ये बता रहे हैं, यही प्रॉपर्टी चल रही थी अपनी, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करी जब हम किनका, मेटल का रिएक्शन, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं। फिर जो कैल्शियम होता है वो इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है तो वो भी स्लोली रिएक्ट करता है, तो ये दोनों स्लोली करते हैं। बाकी जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो थोड़े ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं। और बच्चों इन दोनों को एक और चीज़ बता दूँ, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, इसीलिए सोडियम, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आपको एक और रीज़न देते हैं। इसको रब कर दें स्टूडेंट्स, और आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्या है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इन्हें एटमॉस्फेयर में या एयर में डायरेक्टली नहीं रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन बिकॉज दे विग्रसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इन्हें हम रखते हैं कहाँ पे, केरोसिन ऑयल के अंदर। सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट करते ही नहीं हैं, सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट, वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये तो करते ही नहीं है। और बच्चों जो कॉपर होता है वो हॉट में, कॉपर रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट इन हॉट टेम्परेचर। अगर कॉपर गर्म हुआ तब तो वो रिएक्ट कर जाता है, और अगर गर्म नहीं है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये दो आप याद रखिएगा, सिल्वर। और इस वाले को भी आप याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम के केस में, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम को क्यों रखा जाता है केरोसिन में, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी है, उससे आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, सो दैट्स वाई दे केप्ट इन केरोसिन, है ना।
दूसरा सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट करते ही नहीं है। तीसरा कॉपर रिएक्ट करता है लेकिन हॉट टेम्परेचर में रिएक्ट करता है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, एक आपकी बुक में एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी दी हुई है। एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी आप इतना ही याद रखिए, इस एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी को हम आपको अलग से बता देंगे, है ना। अभी हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसमें भी स्टूडेंट्स जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ व्हाट, वाटर। बहुत ही इसमें जो है सोडियम और पोटेशियम की सबसे खतरनाक रिएक्शन होती है, पहले उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू गिव व्हाट, NaOH। NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और बच्चों यहाँ पर हीट भी होगी, हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, हीट एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होगी। ऐसा ही पोटेशियम के साथ है, सेम। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन होती है इस हीट एनर्जी की वजह से ये भी क्या कर लेती है, कैच फायर, और यहाँ पे आग लग जाए। अगर हम इनको पानी में डाल दें सोडियम और पोटेशियम को, तो वहाँ पे आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन तो रिलीज होती है और इस एनर्जी के होने की वजह से हाइड्रोजन कैच फायर, हाइड्रोजन क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है और वहाँ पे आग लग जाती है ना। आप जो है अगर YouTube पे किसी की वीडियो डली होगी एक्सपेरिमेंट की, आप उसको देखिएगा कि जो है सोडियम को पानी में फेंक रहे होते हैं तो जो है पानी में आग लग जाती है ना। तो वो इसी की वजह से है, क्योंकि हाइड्रोजन बनता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इस हाइड्रोजन गैस में वो कैच फायर कर लेती है और आग लग जाती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलें, कैल्शियम का देखते हैं। सेम रिएक्शन होगी, वही रिएक्शन सेम ही होगी। आपको सोडियम पोटेशियम की ही मेनली पढ़नी थी, कैल्शियम की तो क्या ही है। कैल्शियम है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ ले, कैच कर ले फायर को, तो इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन होती है, बट क्या होता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती है एनर्जी रिलीज कि वो हाइड्रोजन में आग लगा दे, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी सोडियम पोटेशियम के रिएक्शन में। मैग्नीशियम तो बच्चों मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। मैग्नीशियम डोंट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर। और जो इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको थोड़ा और इस रिएक्शन के बारे में बता देते हैं कि मैग्नीशियम तो रिएक्ट करता ही नहीं है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर में। और जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक हैं वो तो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही वो रिएक्ट करते हैं। इसको आपको अगले उसमें बता देते हैं। आपने तो नोट कर लिया होगा, इसको रब कर दें। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दोनों के ही साथ रिएक्ट, एल्यूमिनियम आयरन को Fe लिखते हैं, एंड जिंक डोंट रिएक्ट विथ, ना तो वो कोल्ड के साथ रिएक्ट करते कोल्ड वाटर के साथ और ना ही वो करते हॉट वाटर के साथ। वो तो एक ही चीज़ के साथ करते हैं, वो होती है स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको दिखा देते हैं आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर पेपर में आ जाए तो, इसलिए दिखा देते हैं, है ना। आयरन और एल्यूमिनियम के लिए आपको दिखा देते हैं।
ऐसे रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम की जो है स्टूडेंट्स वो होगी, जरा सा सामने तू मेरी महबूबा। गाने पर ना जाके स्टूडेंट्स क्लास पे वापस आते हैं। महबूबा कौन है सर? महबूबा कोई नहीं स्टूडेंट, क्लास पे वापस आइए, भटकिए नहीं। डिस्कस कर रहे थे हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन, है ना। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, एल्यूमिनियम खुद की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम अपनी ऑक्साइड को बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Al2O3 गया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन ही बचा, वही हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा 3H2 गैसियस फॉर्म में। ये तो एल्यूमिनियम के लिए। आयरन के लिए बताते हैं आपको, 3Fe प्लस वाटर मॉलिक्यूल इस वाले लेने होंगे 4। देखिए बच्चों क्या होगा, Fe3O4 ये बनेगा आयरन 3 ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। ये बच्चों कैसे हो रहा है? ये जो वाटर है ना बच्चों, ये किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में है। एल्यूमिनियम आयरन जिंक में जो है वो वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है। स्टीम यानी कि भाप, भाप से रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम, और बाकी तो रिएक्ट करते नहीं। मैग्नीशियम तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक वगैरह तो ना कोल्ड वाटर से करते हैं ना हॉट वाटर से, वो तो सीधा रिएक्ट करते हैं स्टीम से। और सबसे भयंकर कौन रिएक्ट करते हैं? सबसे भयंकर रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए अच्छो, इस वाली प्रॉपर्टी को भी रब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, रिएक्शन विथ एसिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स किसका रिएक्शन? मेटल का रिएक्शन, मेटल्स देखिए अच्छा क्या होगा, मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ करना है। करके देखें स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का करके देखते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगी यानी कि सॉल्ट बनेगा और वही हाइड्रोजन रिलीज होगी, यही होगा। यहाँ पर 2 ले लेते हैं। मैग्नीशियम एक बैलेंस, नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे थे, क्लोरीन 2 तो यहाँ पे क्लोरीन 2 करनी पड़ी, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन भी 2, यानी कि हाइड्रोजन तो गैस निकलेगी और एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये 2 चीज़ें रिलीज होंगी जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर आपको एक और दिखाते हैं। देखिए HCl के साथ तो आपका सॉल्ट बन रहा है, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन। अगर हम इस HCl की जगह मान लीजिए HNO3 ले लेते, कौन सी एसिड ले लेते? नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड जो होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इसलिए वो क्या करती है नाइट्रिक एसिड, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देती। तो अगर नाइट्रिक के साथ रिएक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे? वाटर का शो कर देंगे ना। क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन की जगह आप वाटर यहाँ पे बना देंगे। अगर नाइट्रिक एसिड उन्होंने यहाँ पर रहने को कहा, एसिड की जगह पे क्या लेने को कहा? नाइट्रिक एसिड, तो वाटर कर दीजिएगा। अब अच्छा स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन पे चलते हैं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ, एक तो मैंने ये बताया कि ये क्या करेगी? वाटर फॉर्म कर देगी, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर ये नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हुआ किसके साथ? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ, तब तो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी, हाइड्रोजन फॉर्म। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन तो नहीं है लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर मैग्नीशियम और अगर मैंगनीज हुए तब तो भैया हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन ही फॉर्म होगा मैग्नीशियम मैंगनीज के केस में, अगर HNO3 से भी रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और मैंगनीज की तो। और जब कॉपर का बता दें तो कॉपर HCl के साथ कभी रिएक्ट होता ही नहीं है, कॉपर कभी HCl के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं।
मेरे तू सामने आ मेरी महबूबा। अरे अरे कहाँ जा रहा है दिमाग। वापस से क्लास पे आते हैं स्टूडेंट्स और डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ और लिखवा देते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कभी रिएक्ट करता ही नहीं है कॉपर। आप इसको नोट करिए। फिर आज का हम लास्ट टॉपिक आपके लिए ले आए हैं एक्वा रेजिया। इसको रब कर दें स्टूडेंट्स, रब करते हैं। वीडियो भी अच्छा खासा लेंदी हो रहा है। लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे आपको मेटल और नॉन मेटल का। चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टॉपिक आज का, एक्वा रेजिया। हमने डिस्कस किया स्टूडेंट की जो गोल्ड और जो सिल्वर हैं वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट हो ही नहीं रहे हैं, तो यानी कि उनमें कोरोजन तो कैसे ही नहीं होना। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो कोरोजन था वो क्या था, ऑक्सीडेशन ही था, है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही थी तो कोरोजन हो रहा था, तो उनमें तो रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। गोल्ड और सिल्वर या प्लेटिनम में तो ऑक्सीजन कुछ कर ही नहीं। सिल्वर में तो फिर भी थोड़ी बहुत हमने देखा था कोरोजन हो जाती है, लेकिन और गोल्ड और प्लेटिनम के केस में, सिल्वर के केस में नहीं, सिल्वर मैंने गलत बोल दिया स्टूडेंट, तो सिल्वर के केस में नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहे थे। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गोल्ड को भी डिजोल्व कर देती है ना। गोल्ड को क्या कर देती है, डिजोल्व, और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर देती है। ये एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है। ये होता है बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड mixture of HCl and nitric acid in ratio 3:1. It dissolve gold and platinum also. HCl रेशो HNO3। ये एक ऐसा मिक्सचर होता है बच्चों, मान लीजिए कि एक मिक्सचर है 40 ग्राम का एक्वा रेजिया का, तो उसमें 30 ग्राम होगा हमारा HCl और 10 ग्राम होगा हमारा नाइट्रिक एसिड। तो ये होता है एक्वा रेजिया, जो कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है, जो कि नॉन रिएक्टिव थे ऑक्सीजन के साथ तो कभी रिएक्ट कर ही नहीं रहते। ये उन दो नॉन रिएक्टिव मेटल को भी डिसॉल्व कर देता है। एक्वा रेजिया पे ही बच्चों क्वेश्चन आते रहते हैं। एक तो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, और एक एक्वा रेजिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा आपको लास्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करा देते हैं। प्रॉपर्टी एक और डिस्कस कराते हैं, वीडियो तो लंबा हो ही रहा है, एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। इसको रब कर देते हैं एक्वा रेजिया को। लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल। इसको जल्दी से रिएक्ट करते हैं। हमने बच्चों फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव कर रहा था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। तो ये वही रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल इसको और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद वीडियो करते हैं दी एंड। क्या होगा, मोर रिएक्टिव रिमूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल। देखिए अच्छा, इसका जल्दी से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, इन दोनों, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। मान लीजिए ये सॉलिड है, तो क्या होगा, जिंक जो है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को वो एज अ सॉलिड बाहर कर देगा।
तो इस रिएक्शन को आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ, इसमें क्या हुआ कि जो मोर रिएक्टिव मेटल था उसने एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ नहीं हुआ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, वीडियो भी लेंदी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, और हमें सपोर्ट करें, और हम आपके लिए रेगुलर 10th क्लास के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस टॉपिक के लिए वीडियो लाने हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।